तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और बहुत ही मजेदार चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और वैसे लोग जिनको हिस्ट्री में बोरियत महसूस होता है उनके लिए हम बहुत अच्छा व्यवस्था लाए हैं, उनको बहुत अच्छा से समझाएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो चीजें बहुत अच्छा से समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जिनको भी हिस्ट्री में बोरियत महसूस होता है वो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बस इतना काफी है, समझ में आपको बहुत अच्छा से आएगा। और इस पार्ट में हम ये भी बताएंगे कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है, हिस्ट्री को समझा कैसे जाता है, हिस्ट्री को जिया कैसे जाता है। तो इस चीज को हम बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिएगा। तो देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का मतलब क्या हुआ? जैसे इस देश में, सॉरी, इस दुनिया में 7 है महादेश। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 महादेश है, जिसमें अंटार्कटिका में कोई लोग नहीं रहता है, सिर्फ वहां के लोग, वैज्ञानिक लोग रहते हैं जो वहां रिसर्च वगैरह करते हैं। तो हम लोग चर्चा किस पे करने वाले? यूरोप। यूरोप में कुछ हुआ, ठीक है। पहले हेडिंग को समझ लेते हैं, तब चैप्टर अच्छा समझ में आएगा, तब समझ में आएगा कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यूरोप में कुछ हुआ। तो क्या हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद, अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो यह समझने के लिए पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? राष्ट्रवाद होता क्या है, ठीक है। उदय हुआ यानी क्या हुआ? जन्म हुआ, यानी यूरोप के लोगों को समझ में आया, सबसे पहले समझ में आया कि ये राष्ट्रवाद नाम का चीज क्या होता है, क्या है राष्ट्रवाद, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, उसके बाद समझ में आएगा, चैप्टर अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या है? तो देखिए राष्ट्रवाद दो चीजों से मिलकर बना है। एक पहला भावना, पहला क्या है? भावना। दूसरा क्या है? विचार। भावना प्लस विचार से मिलकर क्या बना है? राष्ट्रवाद। भावना प्लस विचार से मिलकर क्या बना है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब, जैसे देखिए किसी भी, अब मान लिया जाए नारीवाद का एग्जांपल लेते हैं। नारीवाद एक शब्द होता है। नारीवाद क्या होता है? जैसे कि वैसा लोग, हम लोग को अगर ये देखना होगा कि नारीवादी व्यक्ति कौन सा है, कौन व्यक्ति नारीवादी है, तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति का क्या विचार है नारी के प्रति। तो नारी के प्रति इमोशनल कनेक्शन किसी व्यक्ति का, और नारी के पक्ष में उसका विचार, ठीक है। नारी के पक्ष में उसका विचार, नारी के प्रति इमोशनल कनेक्शन और नारी के पक्ष में उसका विचार। कैसा विचार? मतलब कि नारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, नारी को कैसे और शिक्षित किया जाए, नारी के पक्ष में जो विचार होता है प्लस अब नारी के पक्ष में विचार कैसे आएगा? जब तक उससे इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा तब तक नारी के पक्ष में विचार थोड़ी आएगा। तो नारी के पक्ष में जब विचार आता है तब आता है जब किसी नारी से इमोशनल कनेक्शन होता है किसी का, तब क्या निकल के आता है? नारीवाद। उसी तरह से अपने राष्ट्र के प्रति कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक जुड़ाव, भावना के रूप में जुड़ाव, प्लस में राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के पक्ष में विचार। कौन सा विचार? के अपने राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं, अपना राष्ट्र कैसा हो, ठीक है। तो ये हो गया विचार। तो भावना प्लस विचार मिलकर क्या बनाया? राष्ट्रवाद। इसको थोड़ा और आसान तरीका में समझने के लिए थोड़ा सा ये देखते हैं। ये पहले पूरी दुनिया में राजतंत्र था। पहले पूरा विश्व में, पहले के जमाने में क्या था? राजतंत्र था। तो राजतंत्र में क्या होता था? राजा और प्रजा के बीच में कैसा संबंध होता था? राजा और प्रजा के बीच में कुछ इस तरह का संबंध होता था कि जिस भूभाग पर राजा और प्रजा दोनों रहता था, तो प्रजा को लगता था कि ये भूभाग राजा का पर्सनल है, उसका बपौती है, उसका बाप का है, ठीक है। लेकिन प्रजा को लगता था कि अपना नहीं है, ये राजा का है, और राजा के भूभाग पर हम लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, इसलिए राजा को टैक्स देना है, राजा का हर बात मानना है, राजा जो कहे वो करना है, ठीक है। तो ये लगता था पहले के प्रजा को कि ये हमारा भूभाग नहीं है, किसका है? राजा का है।
लेकिन समय बीता, आगे चल के बीतते गया कुछ ऐसा परिस्थिति बना, जैसे फ्रांस में कुछ परिस्थिति बना जिसको हम विस्तार में आगे बताएंगे। लेकिन फ्रांस में क्या परिस्थिति बना, फ्रांस में कुछ ऐसा परिस्थिति बना जिसके कारण प्रजा राजा से एकदम उब गया, परेशान हो गया। और उसके बाद फिर ये विचार आया कि ये सिर्फ राजा का क्यों, हम लोग, ये जो भूभाग है ये हम लोग सबका है। तो वो भूभाग प्लस वो लोग मिलकर क्या हुआ, राष्ट्र, ठीक है। और उससे कनेक्शन, उस भूभाग से कनेक्शन, मतलब अपने भूभाग से, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहा है, जिस भूभाग पे रह रहा, उससे एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ गया, ठीक है। अपना देश, अपना राष्ट्र, तो अपनापन वाला भावना जागा। तो ये अपनापन वाला भावना जागा प्लस विचार हुआ कि पहले तो अपनापन वाला भावना जागा, तो क्या हुआ, अपना राष्ट्र, फिर विचार जागा कि अपना राष्ट्र कैसा हो, ठीक है। तो अपना राष्ट्र के लिए कुछ विचार जागा, तो भावना प्लस विचार मिलके क्या बनाया, राष्ट्रवाद। समझ में आया बात। तो राष्ट्रवाद क्या है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छा से, ठीक है। अब ये राष्ट्रवाद आगे कैसे कैसे बढ़ा, इसका उदय कैसे हुआ। सबसे पहले इसका उदय यूरोप में हुआ था, यूरोप में भी कहां हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ठीक। तो कैसे कैसे आगे बढ़ा ये चीज, तो पहले थोड़ा सा हम इसके बाद आप लोग को ये बता देते हैं कि हिस्ट्री को पढ़े कैसे, तब चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और अभी थोड़ा हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं, मेरा ये शैली नहीं है, हम ये डेमो वीडियो है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहे हैं। हमको 25 से 30 मिनट के बीच में हमको कंप्लीट करना है वीडियो, क्योंकि मेरे कैमरा में भी स्पेस नहीं है और ये कैमरा किसी से मांग कर लाए तो डिलीट भी इसमें से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 25 से 30 मिनट के अंदर में जो भी हो सकता है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा खींचने का। और स्पीड थोड़ा इसलिए कि मेरा शैली है बहुत आराम से पढ़ाने का, और जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें एग्जाम्पल देंगे, एक एग्जाम्पल देंगे। ऐसे तो अमूमन 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल देते चलेंगे ताकि समझ में आए अच्छा से, और आप लोग को इतना में ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, कहीं और दिमाग मत दौड़ा दीजिएगा। तो देखिए राष्ट्रवाद समझ में आया, भावना प्लस विचार, दो अपने अंदर, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश, वैसा भूभाग जिस पर हम लोग रह रहे हैं उसके प्रति अपनापन की भावना, ठीक है। अपनापन की, ये मेरा है, हमारा है, समझ में आया। और उसके बाद विचार कि हमारा राष्ट्र कैसा हो, तो यही हो गया क्या, राष्ट्रवाद। यानी भावना प्लस विचार मिलकर क्या बना, राष्ट्रवाद। अब देखिए राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो इसको हम समझाते हैं बढ़िया से। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि देख लेते हैं कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाए, ठीक है। देखिए कहानी कहां से शुरू होता है, कहानी शुरू होता है फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस से शुरू होता है, वहां से ये राष्ट्रवाद का अवधारणा निकल कर आता है और पूरा यूरोप में फैल जाता है, धीरे धीरे पूरा विश्व में फैल जाता है। आज भी वहां से जो कानून निकल के आया, जो विचार निकल के आया है, आज भी हम लोग के देश में पूरा मुख्य तरीका से अपनाया जा रहा है इस कानून में। जैसे शक्तियों का बंटवारा हो गया, यहीं से निकल के आया था, ठीक है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आगे बताते हैं, कहां तक हो पाता है देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हेडिंग डाल देते हैं, फ्रांस की क्रांति, यहीं से निकल के आया राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति हुआ था। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम बिगड़ेगा नहीं, मौसम तो ऐसा बना देंगे कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आप लोग का एकदम, तो टेंशन नहीं लेना है। मौसम एक बार बिगड़ा था, कहां बिगड़ा था, फ्रांस में। फ्रांस में क्या हुआ था, बहुत भयंकर मौसम बिगड़ गया था, एकदम बर्फबारी हुआ था, ओलावृष्टि हुआ था और बर्फ वाला तूफान आया था, वहां पूरा फसल नष्ट हो गया था, अकाल पड़ गया था, जनता वहां का जो नागरिक था भूखा मरने लगा। तो राजा के पास गया कि हम लोग को कुछ दे दो, रोटी दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, हम लोग भूखे मर रहे हैं। राजा बोला तो हमको क्या कहते हो, उससे हमको क्या मतलब है, तुम लोग मर रहे हो तो बोला कि अच्छा ठीक है, कम से कम नहीं दे सकते हो, कम से कम टैक्स माफ कर दो। बोला टैक्स माफ, टैक्स उक्स माफ नहीं होगा, टैक्स माफी का तो भूल ही जाओ, टैक्स तो माफ नहीं होगा, टैक्स और बढ़ेगा, माफ का तो भूल ही जाओ कि टैक्स छोड़ देंगे। तो जनता एकदम बवाल कर दिया, जनता के मन में विद्रोह का भावना उठ गया कि ये राजा कुछ भी कर रहा है, हम लोग कैसे जी पाएंगे इस परिस्थिति में, हम लोग के लिए पास खाने का पैसा नहीं है, खा भी नहीं पा रहे हैं, अनाज नहीं हमारे पास, हम टैक्स कहां से देंगे, जितना टैक्स पहले से उतना भी देने में सक्षम नहीं है, इतना ज्यादा टैक्स कहां से दे देंगे, ठीक है। एक ये कारण था, कुछ और भी कारण, कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका चल रहा था जिंदगी अच्छा से, लेकिन उन लोग भी नाराज थे राजा से प्लस वहां की फ्रांस की व्यवस्था से भी नाराज थे। तो कैसे नाराज थे, क्या था, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पढ़ा जाए इतिहास को। तो इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग को ये देखना होगा, हम लोग के अंदर पहले प्रश्न उठना चाहिए, कुछ ऐसा प्रश्न जिससे अपने अंदर ही प्रश्न उठाइए, उसका उत्तर ढूंढिए, समझ में आया। जैसे
कैसा प्रश्न? तो सबसे पहले हम लोग के अंदर प्रश्न उठाना है क्या कि फ्रांस की क्रांति या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद, ये दोनों में के लिए प्रश्न उठा सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मतलब किसी भी घटना के लिए घटना घटा तो क्यों घटा, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होगा? क्यों। क्या होगा? क्यों। ठीक है। और इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? इसका कारण। क्यों मतलब, और जब इसका आंसर ढूंढ लेंगे तो वो क्या होगा? कारण। ठीक है, समझ में आया बात? तो पहले फ्रांस की क्रांति हुई, यानी कोई घटना हुआ फ्रांस में, क्या हुआ? क्रांति हुआ। तो पहला प्रश्न क्यों, यानी क्यों क्रांति हुआ। ठीक है, क्रांति क्यों हुआ। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न कौन सा उठना चाहिए? कैसे। ठीक है, अब कुछ भी होता है, कुछ भी होने के पीछे कोई कारण होता है। आज पढ़ा रहे हैं हम आप लोग, जैसे यहाँ बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो इसके पीछे कुछ कारण है, ऐसे तो नहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कारण से ही कर रहे हैं। कैसे, तो कैसे क्या हुआ? प्रक्रिया हुआ। ठीक है, कैसे, जब कैसे का आंसर ढूंढेंगे तो प्रक्रिया हुई, यानी कि फ्रांस में क्रांति हुआ। ठीक है, उसका कोई कारण से क्रांति हुआ, कोई कारण बना, उसके बाद क्रांति हुआ। लेकिन कैसे हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रक्रिया क्या था? जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल समझिए कि आपको भूख लगा, आप रोटी बनाए। ठीक है, तो रोटी बनाए तो रोटी बना, ये क्या हुआ? घटना हुआ। यानी फ्रांस की क्रांति हुआ तो क्या हुआ? घटना। तो रोटी बना, क्या हुआ? घटना हुआ। कारण क्या था? आपको भूख लगा था। प्रक्रिया क्या था? आप आटा गूंदे, उसको बेले, उसको सेके, तो क्या हुआ? उसका प्रक्रिया हो गया। तो कैसे कैसे घटा क्रांति, घटना कैसे कैसे घटा, तो वो क्या हो गया? प्रक्रिया हो गया। उसके बाद क्या आता है? परिणाम आता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग को देखना होगा। परिणाम इतिहास का सबसे प्रमुख चीज होता है। परिणाम के बिना कुछ हम लोग अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ। समझ में आया? तो परिणाम बहुत जरूरी है। अगर इतिहास से हम लोग को कुछ सीखना है तो उसके लिए परिणाम बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि ये जो घटना घटा तो ये सही हुआ कि गलत हुआ? तो परिणाम से ही पता चलता है। अगर कोई घटना घटा, अगर सिमिलर उसी तरह का घटना अगर आज घट रहा है तो पहले जो परिणाम निकल के आया उसका अनुमान आज लगा सकते हैं कि इसी तरह का सिमिलर घटना घट रहा है तो सिमिलर परिणाम भी निकल कर आ सकता है। समझ में आया बात? तो ये परिणाम हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण था। तो कारण में भी अब देखिए, इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा तीन मुख्य खंड में कारण को तोड़कर पढ़ा जाता है। तीन मुख्य खंड में। पहला कारण, पहला चीज सामाजिक, क्या हुआ? सामाजिक कारण। दूसरा क्या हुआ? आर्थिक कारण। तीसरा क्या हुआ? राजनैतिक कारण क्या था? ये तीन मुख्य खंड में तोड़ के किसी घटना को पढ़ा जाता है, तब समझ में आता है मेन कारण कि अच्छा। सामाजिक कारण पढ़ने के लिए क्या होगा? वहां का सामाजिक परिस्थिति देखना पड़ेगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा इस कारण से ये हुआ। ठीक है, सामाजिक कारण ये था, समाज की परिस्थिति ऐसा था इसलिए सामाजिक कारण ये था। आर्थिक स्थिति देखेंगे, आर्थिक परिस्थिति क्या था, तब उसका और कारण समझ में आएगा। राजनीतिक परिस्थिति क्या था। अच्छा, क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाता है, क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति का, क्या कारण था। ठीक है, कैसे हुआ, परिणाम क्या थे, सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था। अलग अलग भी पूछ सकता है, तीनों एक साथ भी पूछ सकता है। तो तोड़ तोड़ के पढ़िएगा ना तो समझ में भी बहुत अच्छा से आएगा आपको और दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। खिचड़ी जैसा पढ़ने से इतिहास बोरिंग हो जाता है, खिचड़ी जैसा नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में आया बात? ये तो एक घटना सुनने का किसको नहीं मन करता है। मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या रहता है? घटना ही तो रहता है फिल्म में, और क्या दिखाया जाता है। ये भी एक तरह से वही चीज है, घटना है, इसको सुनना है, वो देखते हैं, इसको सुनना है और समझना है। इतना सिंपल तो चीज है। तो समझ में आया ये चीज इतना, फ्रांस की क्रांति। अब देखिए, अब चलेंगे पहला पार्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि ज्यादा कवर कर सके। तो पहले कहाँ चलते हैं? सामाजिक कारण पे। ठीक है, उसके बाद कहाँ चलेंगे? आर्थिक कारण, फिर राजनीतिक कारण। उसके बाद फिर इतना हो जाएगा, उसके बाद परिणाम पर चले, प्रक्रिया पर चलेंगे, फिर परिणाम पर चलेंगे। आशा करते हैं कि ये चीज इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो पहले अब फ्रांस की क्रांति पर चलते हैं हम लोग। बोर्ड मिटाना भी एक कला है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे तो मास्टर साहब हम लोग से मिटवाते थे, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया बोर्ड मिटाने का, कलाकार हो गए बोर्ड मिटाने में। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति, पहला चीज क्या बोले थे? एक प्रश्न उठाना है तो क्यों। ठीक है, अब क्यों हुआ ये देखते हैं। इसके पीछे पहला चीज क्या देखते हैं?
सामाजिक कारण। पहला क्या देखते हैं, सामाजिक, यानी सामाजिक परिस्थिति पहले देखना पड़ेगा वहां का कि सामाजिक परिस्थिति क्या था फ्रांस में। अब देखिए फ्रांस में क्रांति हुआ, वहां से राष्ट्रवाद की अवधारणा निकल के आया और वहां से पूरा यूरोप में फैल गया, पूरा विश्व में फैल गया। अब देखिए फैलता कैसे है, ये सब चीज का प्रसार कैसे होता है। तो प्रसार कुछ इस तरह से होता है, जैसे आप लोग को एक लेटेस्ट एग्जांपल बताते हैं। देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में जेनजी शब्द तो पहले नहीं सुने होंगे, इधर कुछ समय से आप लोग जेनजी जेनजी बहुत सुन रहे होंगे। तो कहां से निकल के आया, सबसे पहले श्रीलंका। श्रीलंका का युवा अपने सरकार से बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। तो श्रीलंका के युवा क्या किया, वहां आंदोलन किया, सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, हिंसक वहां आंदोलन हुआ और वहां का क्या हुआ, सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। समझ में आया बात। अब देखिए बांग्लादेश में चलते हैं। बांग्लादेश का भी युवा बहुत परेशान था, तो बांग्लादेश का युवा प्रेरित हुआ किससे, श्रीलंका के युवा से। लोग देखा कि अच्छा लोग ऐसे किया, सरकार को हटा दिया, हम लोग भी हटा सकते हैं, प्रेरित हो गया। तो क्या किया, बांग्लादेश के युवा भी जेनजी का आंदोलन किया, वहां भी तख्ता पलट कर दिया गया। समझ में आया कि नहीं। अब बांग्लादेश से कौन प्रेरित हुआ, नेपाल। नेपाल के भी युवा बहुत परेशान था अपने सरकार से, तो नेपाल के युवा भी प्रेरित हुआ किससे, बांग्लादेश से। जब बांग्लादेश से प्रेरित, ये सब कहाँ घटना घट रहा है, एशिया में। इसी तरह का कोई घटना घटा था यूरोप में, ठीक है। तो अपने सरकार से कहाँ की युवा भी परेशान था, नेपाल का युवा परेशान था। तो किससे प्रेरित हुआ, श्रीलंका और नेपाल से, बांग्लादेश से प्रेरित हुआ नेपाल का युवा कि अच्छा ये श्रीलंका ऐसे कर सकता है, बांग्लादेश ऐसे कर सकता है, हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। सरकार को हटाया जा सकता है इतना आसान, चलो हम लोग भी हटाते हैं। वहां के भी लोग हटा दिया। अब कोई और भी देश प्रेरित हो रहा है, अपना ही देश में देख लीजिए, इंडिया में, इंडिया की युवा भी बहुत परेशान है अपने सरकार से, यहाँ भी कुछ निकल के उभर के सामने आ रहा है। अब देखिए कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन मैं भी हो सकता है आगे चल के ये बड़ा रूप ले ले, लेकिन अभी तो फिलहाल इसका कुछ ऐसा नहीं निकल के आया है, लेकिन हो रहा है, माहौल तैयार हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं भी बड़ा रूप ले ले, तो अगर भारत में ऐसा होता है तो समझ रहे हैं ना कैसे कैसे फैल रहा है, एकदम चक्र बन रहा है और पूरा एशिया में धीरे धीरे ये चीज फैल जाएगा। तो इसी तरह से ये जो राष्ट्रवाद है ये पूरा यूरोप में फैला, ठीक है। तो कैसे फैला, तो यूरोप के लगभग देश के जनता अपने राजा सरकार से नाराज था, ठीक है। तो वो पहले फ्रांस के देखते हैं, फ्रांस ने आह्वान किया, सबसे पहले आगाज कौन किया, फ्रांस किया। धीरे धीरे फैल गया। कैसे फैला, नेपोलियन का उसमें बहुत मुख्य भूमिका था। नेपोलियन एक राजा था, उसका बहुत मुख्य भूमिका था इसका प्रसार करने में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं फ्रांस की क्रांति, सामाजिक परिस्थिति, ठीक है। तो सामाजिक परिस्थिति देखिए, फ्रांस का समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बटा हुआ था। जैसे देखिए भारत में 4 वर्ग में था कि नहीं, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी प्रकार से फ्रांस में 3 वर्गों में बटा हुआ था समाज। पहला वर्ग, ठीक है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। पहला वर्ग, जैसे यहाँ का पहला वर्ग क्या कहते थे, ब्राह्मण। यहाँ का पहला, फ्रांस के पहला वर्ग को क्या कहते थे, तो क्लर्जी। क्या नाम था, क्लर्जी। दूसरा का नोबिलिटी, दूसरा वर्ग का क्या नाम था, नोबिलिटी। तीसरा वर्ग का क्या नाम था, बुर्जुआ। क्या नाम था, बुर्जुआ। अब देखिए और क्या क्या देखा जाता है सामाजिक परिस्थिति में। ये जो दोनों वर्ग था, पहला और दूसरा वर्ग, ये आबादी में 3% था। कितना परसेंट था, 3% था। अब बाकी बुर्जुआ जो था वो 97% था, ठीक है। अब क्लर्जी में कौन कौन आता था, तो कैसे हम लोग में सबसे पहले ब्राह्मण आता था, तो इसमें सबसे पहले कौन आता था, तो पादरी। कौन आता था, पादरी। पादरी यानी कि धर्मगुरु। जैसे हम लोग के यहाँ धर्मगुरु होता है शंकराचार्य, और भी बहुत सारा फर्जी धर्मगुरु है यहाँ, ठीक है। शंकराचार्य को तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारा फर्जी धर्मगुरु भी है यहाँ। और देखिए पादरी भी क्या था, फर्जी ही था। ये भी एक तरह धर्मगुरु था, लेकिन फर्जी था। व्यवस्था इन्हीं लोग ऐसा ऐसा बनाया था, तो फर्जी ही है। अब आगे भी पता चलेगा क्यों फर्जी है। नोबिलिटी में कौन था, कुलीन वर्ग, सामंत। सामंत का मतलब समझ रहे हैं, जमींदार। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग शॉर्ट में लिख दिए हैं अभी से, यानी सामंत, जमींदार। जमींदार कौन होता था, जमींदार उसको कहते हैं जैसे कि
पहले के राजा जो था वो क्या करता था कि अपना बहुत बड़ा भूभाग किसी खास व्यक्ति को देता था और कहता था कि तुम इसमें सारा कि मजदूरी करवाओ, किसानों को दो और उससे टैक्स वसूलो। तो बहुत बड़ा भूभाग का मालिक एक व्यक्ति होता था, उसको क्या कहते थे? जमींदार कहते थे। तो वो कौन सा वर्ग में आता था? दूसरा वर्ग में आता था। अब ये दो वर्ग बहुत ज्यादा संपन्न था, बहुत ज्यादा, मतलब इन लोग के पास अथाह पैसा था, खाने का तो छोड़िए, ये सब उड़ाते भी रहता तो इन लोग के पास नहीं घटता, इतना पैसा था, बहुत अथाह पैसा था। समझ में आया बात? अब बुर्जुआ, बुर्जुआ में कौन कौन था इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा कैमरा लगता है दिक्कत कर रहा है, कुछ आ रहा है इसमें, पता नहीं। 11 मिनट और है, 11 मिनट ही और हो सकता है रिकॉर्डिंग, और शायद बंद होने वाला है, कुछ आ रहा है नोटिफिकेशन लिख के, पता नहीं क्या आ रहा है, देखते हैं जब तक चलता है, नहीं तो फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए बुर्जुआ, बुर्जुआ में कौन कौन था? तो बुर्जुआ में था पहले मध्यम वर्ग। पहले कौन सा था? मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग मतलब, मध्यम वर्ग मतलब हुआ जैसे इन लोग कुछ इस हद तक था कि खा पी सकता है, टैक्स भर दे सकता है, इतना था, लेकिन इतना भी नहीं था कि बहुत ज्यादा था, फालतू था इन लोग के पास, वैसा नहीं था। इन लोग मध्यम वर्ग के लोग थे। इसमें कौन कौन आते थे? तो इसमें आता था वकील हो गया, फिर चित्रकार वगैरह हो गया, फिर उद्योगपति हो गया। उद्योगपति कैसे? मतलब जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था विश्व में, तो यहाँ बहुत, फ्रांस में बहुत सारे उद्योगपति निकलकर सामने आए, लघु उद्योग का जो काम करते थे, तो उन लोग निकल के आए। तो ये सब कौन से वर्ग में आ गए? मध्यम वर्ग में। ठीक है, तो सिर्फ मध्यम वर्ग लिख दिए, आप लोग समझ लीजिएगा इतना में। तो इन लोग कुछ हद तक संपन्न था, इतना ही संपन्न था कि इन लोग अपना जीवन ठीक ठाक से चला सकता था। लेकिन हुआ क्या, वो आगे और बताएंगे कि मतलब इन लोग से अलग क्यों इन लोग हुआ, वो बताते हैं। पहले तो इन लोग ही कर दिया मध्यम वर्ग को अलग, फिर कौन हुआ? किसान हुआ। विद्रोह करने में सबसे बड़ा हाथ मध्यम वर्ग का ही था, ठीक है, जबकि इन लोग को तो ठीक से चल ही रहा था, मिला जुला के ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन फिर भी इसका हाथ क्यों था वो बताएंगे। किसान हो गया, भूमिहीन किसान, कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास अपना जमीन था, उसमें खेती करता था, ठीक है, अपना उपजाता था फसल, टैक्स देता था, बाकी खाता था। लेकिन भूमिहीन किसान क्या करता था? बेचारा दूसरा का खेत में काम करता था, उसी का उसको मजूरी मिलता था, उसी में टैक्स भरना था, जो भी करना था सब उसी में करना था, भूमिहीन किसान। तो सबसे खराब परिस्थिति, इसको लेबर मजदूर भी कह सकते हैं, सबसे खराब परिस्थिति था भूमिहीन किसान को। भूमिहीन किसान का सबसे खराब परिस्थिति था इस, और सबसे अंतिम में इसका परिस्थिति सुधरा। स्टार्टिंग में सोचिए ना, राजनीतिक रूप में पार्टिसिपेट करने का भी पूरी तरह से मौका भूमिहीन किसान को नहीं मिला था, क्योंकि इसके पास संपत्ति नहीं था, ठीक है, अपना संपत्ति नहीं था इसके पास। तो भूमिहीन किसान का सबसे खराब परिस्थिति था, सबसे खराब स्थिति भूमिहीन किसान का था। अब देखिए ये क्या हो गया? इतना सामाजिक परिस्थिति, ये क्या हो गया? इतना सामाजिक परिस्थिति कि ऐसा समाज था, ऐसे ऐसे बटा हुआ था। अब क्या देखते हैं? थोड़ा आर्थिक कारण भी देखना होगा ना, तो इसलिए आर्थिक परिस्थिति पहले देख लेते हैं कि आर्थिक परिस्थिति क्या था। ठीक है, आर्थिक परिस्थिति क्या था? तो आर्थिक परिस्थिति यह था कि ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी है, अब जैसे देखिए हर जगह टैक्स का सिस्टम चलता है कि नहीं? बहुत जगह, जैसे दुबई में नहीं चलता है, लेकिन अधिकतर जगह चलता है टैक्स का सिस्टम, अपने जनता से टैक्स लेने का सिस्टम। उस समय भी चलता था टैक्स का सिस्टम। तो टैक्स का सिस्टम था क्या? तो टैक्स का ये सिस्टम था कि ये दोनों जो वर्ग है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये दोनों, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये दोनों टैक्स फ्री था, टैक्स मुक्त था, यानी इन लोग को टैक्स नहीं देना था। ठीक है, इन लोग को टैक्स नहीं देना था। टैक्स को किसको देना था? तो इसको देना था, बुर्जुआ को टैक्स देना था, सारा टैक्स बुर्जुआ को देना था। ठीक है, और ये ऐसा व्यवस्था बनाया था इन लोग कि पादरी तो टैक्स देगा नहीं, ठीक है, वो तो अलग बात है, लेगा टैक्स, लेगा भी पादरी, समझ रहे हैं ना, ऊपर से लेगा भी। किस लिए? धार्मिक टैक्स लेगा, धर्म को मानने के लिए टैक्स लेगा। तो टैक्स दो तरह का था, पहला का नाम जो धार्मिक टैक्स था उसका नाम है टाइथ, ठीक है, क्या है? टाइथ। दूसरा टैक्स टाइल, ये क्या था? टाइल जो राजा लेता था,
ये राजा लेता था टाइल। टाइल धार्मिक टैक्स था, टाइल राजा। ठीक है, समझ में आया। तो पादरी जो है टैक्स तो नहीं देता था, ऊपर से टैक्स लेता था। सोचिए कैसा, कितना खराब व्यवस्था इन लोग बना के रखा था। मतलब इतना ज्यादा असमानता कर दिया था कि लोग परेशान परेशान हो गया। लोगों के अंदर विचार उत्पन्न होना शुरू हुआ कि ऐसा क्यों आखिर। इसी क्रम में बहुत सारे विचारक भी निकल के आए। लोगों ने अपना कल्पना शुरू किया कि एक ऐसा हो, एक राष्ट्र हो जो सबका हो। यहीं से तो निकल के आया विचार। व्यवस्था, इन लोग की व्यवस्था के कारण विचार निकलने लगा कि सभी लोग समान हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुता हो। ये सब क्यों निकल के आया? इन लोग की व्यवस्था के कारण। ठीक है, अभी थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा कोई कारण है कि डेमो हम दे रहे हैं तो ज्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे इसलिए। लेकिन मेरा ये शैली नहीं है पढ़ाने का, हम बहुत ही आराम से पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं और बहुत तरह का एग्जाम्पल देकर समझाकर। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, और हम क्या करेंगे आप लोग के लिए, और आप लोग का जो है क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए आप लोग को भाषा का स्तर जो है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, अब लिख रहा है कि 1980 के बाद, अब उसी को लिखा 1980 के उत्तरार्ध में। ठीक है, 1980 से पहले, अब आंसर में कोई लिखा 1980 के पूर्वार्ध में। तो ये शब्द थोड़ा सा इस्तेमाल करने से ना आंसर का वजन थोड़ा बढ़ जाता है। तो थोड़ा भाषा का स्तर आप लोग का बढ़ाएंगे। अब हम बोल रहे हैं पढ़ाने का तरीका, तो ये अलग चीज हो। अब हम बोल रहे हैं पढ़ाने का शैली, तो ये अलग बात हो गया। तो भाषा से आंसर का वजन बढ़ जाता है तो नंबर अच्छा मिलता है। एग्जामिनर भी सोचता है कि लड़का पढ़ा है। तो इतना चीज समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक कारण, अब देखिए राजनीतिक कारण देख लेते हैं थोड़ा सा, हो पाएगा ये रिकॉर्ड पूरा या नहीं। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण, स्पेस ज्यादा है नहीं कैमरा में। राजनीतिक कारण क्या था ये देख लीजिए। देखिए यहाँ जो है ना सभा होता था, सभा। ठीक है, कहाँ पे बना, यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा समझा दें क्योंकि मिटाने में टाइम लग जाएगा। कला तो है मिटाने का, लेकिन टाइम तो लगेगा ही, कितना बड़ा कलाकार हो। देखिए यहाँ एक क्या होता था, सभा लगता था। यहाँ होता था राजा। अब राजनीति में पार्टिसिपेट कैसे इन लोग करता था? ठीक है, उसमें भी इन लोग को पीछे रखा था। पूर्ण रूप से राजनीति में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था। तो देखिए सभा में सबसे यहाँ कौन बैठता था? राजा। कौन बैठता था? राजा। ये हो गया लेफ्ट। एक लेफ्टिस्ट का एक विचारधारा आया है पूरा विश्व में, आप लोग सुने होंगे, वामपंथी। तो ये यहीं से निकल के आया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक, समझ में आया? ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया, ये राइट। राइट में ये भी आ जाएगा। अब इन लोग के साथ इतना खराब भेदभाव किया गया, इतना मतलब बदतर स्थिति इन लोग का कर दिया गया कि देखिए राजनीति में भी इन लोग को कोई मतलब खास पार्टिसिपेशन नहीं, सिर्फ नाम का रखा था। सिर्फ नाम का, इन लोग को मतलब नहीं था इन लोग का रखने का, सिर्फ नाम का रखा था। देखिए यहाँ कौन बैठता था? राइट साइड में। राइट साइड में कुर्सी लगा था एकदम बढ़िया बढ़िया, कैसे लगल रहा था हम लोग के संसद भवन में, एकदम बढ़िया बढ़िया कुर्सी लगल रहता था, एकदम लगा हुआ था, एकदम अच्छा अच्छा कुर्सी राइट साइड में। यहाँ बैठता था क्लर्की के लोग और नोबिलिटी के लोग। तो 300 लोग जो था वो क्लर्की से था। क्लर्की से कितना लोग बैठता था? 300 लोग। और 300 लोग किससे था? कुलीन वर्ग से था, सॉरी मतलब नोबिलिटी से। ठीक है, 300 यहाँ और 300 यहाँ। ठीक है, मिला कितना हो गया? 600। ठीक है, और ये हो गया राइट साइड में, ये हो गया सबसे लेफ्ट साइड में। तो ये जो था बुर्जुआ, बुर्जुआ को इस जगह पे बैठना होता था। बैठता नहीं था, बैठना होता था, हम गलती से बोल दिए। इन लोग बेचारा खड़े रहता था। इन लोग के लिए तो कुर्सी लगाया गया था, चेयर एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया से बैठिए आराम से। लेकिन इन लोग के लिए, लेफ्ट साइड वालों के लिए क्या था? खड़ा रहिए आप लोग। ठीक है, और इन लोग की संख्या कितना थी? 600। लेकिन 600 संख्या तो था, लेकिन मामला यहाँ पे गड़बड़ाता है कि इन लोग 600 रहते हुए भी इन लोग के सामने कुछ नहीं था। कैसे कुछ नहीं था? कि कुछ भी किसी भी तरह का कानून पास करना है, चाहे किसी भी तरह का कुछ विचार करना है राज्य के लिए, तो सभा बैठाया जाता था। ठीक है, तो सभा बैठाया जाता था। तो इसके लिए सभी लोगों को सभा में बुलाया जाता था। कैसे कैसे कौन बैठता था वो तो बता ही दिए।
अब लेफ्टिस्ट लोग को जी इधर खड़ा रहता था, सब 600 लोग रहता था, कुछ इधर खड़ा हो गया, कुछ इन्हें खड़ा हो गया, मतलब कहीं कहीं खड़ा हो जाता था। लेफ्टिस्ट का विचारधारा यहीं से निकल के आया। लेफ्ट वाला जो लोग था सरकार से नाराज था, अपने राजा से नाराज था, तो सरकार से नाराजगी, तो जो सरकार से नाराज हो उसी को लेफ्टिस्ट कहा जाता है, वामपंथी कहा जाता है। समझ में आया? वामपंथी शब्द बहुत बार सुने होंगे आप लोग। तो देखिए हुआ क्या कि टैक्स बढ़ाना था, ठीक है, टैक्स बढ़ाना था। सभा हुआ आयोजन, पहले सभा आयोजित हुआ, कितना कब हुआ? 5 मई 1789 को, ठीक है, यहां भी शॉर्ट में लिख देते हैं 1789। 5 मई 1789 को क्या हुआ? एक सभा आयोजित हुआ। सभा में क्या, किस चीज का करना था बात? तो टैक्स बढ़ाने का बात करना था सभा में। राजा सभा लगाया, सब लोग गया, टैक्स बढ़ाने का बात चल रहा था, ठीक है। तब इन लोग के पास जो वोट का अधिकार था, मतलब वोट देता था इन लोग, और उसी के अनुसार निकल के आता था कि हाँ ये चीज लागू होगा या नहीं होगा। तो वोट कैसे दिया जाता था? एक वोट इसका था, दूसरा वोट इसका, और एक वोट इसका, ठीक है, 3 वोट टोटल था। एक इधर से पड़ता था, एक इसका, मतलब एक वोट होता था क्लर्जी का, एक होता था नोबिलिटी का, एक होता था बुर्जुआ का। तो बुर्जुआ